ये स्टार्ट करते हैं कंडक्शन के साथ। तो कंडक्शन कंडक्शन बेटा बेसिकली क्या है, एक थर्मल एनर्जी ट्रांसफर का मोड है ना बेटा। बेसिकली मैं आपको बता चुका था हीट क्या होता है बेटा, जो एनर्जी फ्लो करती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट इज इटसेल्फ अ ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। तो बेटा जो फ्लो है एनर्जी का बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट, ठीक है। तो बेटा जो कंडक्शन क्या है बेटा, जैसे आप कड़छी पकड़ते हैं, मतलब जब आप मान लीजिए कोई फ्राई कर रहे हैं किसी भी चीज को, आपके हाथ में मतलब कोई मतलब बर्तन है, कड़छी है ना, और आप मतलब चला रहे हो उसको मान लीजिए किसी गर्म चीज पे, तो होता क्या है कि थोड़ी देर में आपको गर्म लगने लगता है। रीजन क्या होता है कि जहां पर वो कांटेक्ट में, वो हाई टेम्परेचर पे, आपका हाथ लो टेम्परेचर पे, तो थर्मल एनर्जी फ्लो करके आती है ना, रॉड से। होता क्या है, मैंने ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा बेटा, बड़े सारे एटम ऐसे बैठे थे ठक ठक ठक। तो हुआ क्या, जब एक को थर्मल एनर्जी मिली तो वो तो कांपने लगा बड़ी जोर जोर से। जब वो कांपा तो वो दूसरे को टकराया, दूसरा कांपने लगा। बेटा हम लोग ठंड में कांपते, गर्मी में कांपते रहे थे बेटा। तो हुआ क्या बेटा, ये गर्म हुआ तो ये कांपा और ये इसको टकराया, ये कांपा और ये इसको टकराया, और ये कांपा और ये इसको टकराया। तो इस तरीके से कोलिजन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी। पर मैंने देखा इसके साथ एक और तरीका था, वो इलेक्ट्रॉन जो थे गैस की तरह एक्ट कर रहे थे, रैंडम मोशन में थे अंदर, जो कि हम जानते हैं। तो एक जगह जहां टेम्परेचर ज्यादा था वहां वो तेज भाग रहे थे और वो भाग के एनर्जी दे आ रहे थे। पर नॉन कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे थे, होते हैं तो वो नहीं भागते। इसलिए नॉन कंडक्टर्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो फिजिक्स में अच्छा हो, केमिस्ट्री में भी अच्छा होगा, है ना, एंड मैथ्स में भी। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब जो बेसिकली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है वही गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं, एंड वाइसी वर्सा। क्योंकि बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही बड़ी जल्दी से थर्मल एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, भाग के। जो इनको मतलब एक एक करके ट्रांसफर करनी पड़ेगी, वो भाग के जाके डायरेक्टली करेंगे। तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन से भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर का रेट होगा बेटा, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, है ना। बातें मेरे को इस चीज की कर रही है, ये तो समझ में आ गया। मेटल्स के लिए जो बेटा मेटल्स की कंडक्टिविटी जो होती है वो कंपैरेटिवली बेटर होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये देखो ये अगर मान लो एक रॉड है ना, इधर हायर टेम्परेचर पे लगी हुई है और इधर मान लो लो टेम्परेचर है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे जहां से वो थर्मल एनर्जी ले रहा है इन जनरल उसको हम बोलते हैं सोर्स, और जहां थर्मल एनर्जी फ्लो करके जा रही है उसको बोलते हैं सिंक। और ये है लैग्ड कंडक्टर, है ना। हमको 1D हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा क्या होगा, ऐसे थर्मल एनर्जी जा रही है बेटा। अब बेटा देखो, सोचो अगर एरिया कम, तो बेटा यहां पर एटम वो दूसरे को टकराएगा और ऐसे थर्मल एनर्जी जा रही है, यहां पर इसको टकराएगा, एनर्जी आती है। जितना ज्यादा एरिया हो उतना ज्यादा थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी, क्योंकि सोर्स बढ़ जाएंगे जो थर्मल एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। आया समझ में, बिल्कुल आया। तो बेटा एरिया जितना ज्यादा होगा, एरिया ये जितना ज्यादा होगा उतना हीट करंट ज्यादा होता है। हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, हीट करंट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, एंड ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी बेटा उतना हीट करंट कम हो जाएगा। बेटा सोच के देखिए, जितनी लेंथ से फ्लो करना है थर्मल एनर्जी को बेटा, जब ठंड थोड़ी कम होती है तो लोग एक छोटा सा ही मतलब पतला सा थिन सा मतलब स्वेटर पहन लेते हैं और कहते हैं कि अब बढ़िया लग रहा है ना। जब बढ़ती है तो एक और स्वेटर डाल देते हैं, इनर के ऊपर स्वेटर डाल लेते हैं, है ना, थिकनेस बढ़ा लेते हैं। तो हीट करंट हम मैनेज कर रहे होते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा होता है, पर हीट करंट को मतलब बढ़ा ना बढ़ने देने के लिए हम क्या करते हैं, थिकनेस को बढ़ा लेते हैं ताकि हीट करंट वापस से उतना ही हो जाए। नहीं तो बेटा क्या होगा, बॉडी ठंड लगती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि थर्मल एनर्जी बाहर निकल जाती है बॉडी से, है ना। जब कम ठंड होती तो मतलब पतली सी चादर, मतलब पहले पतली सी चादर लेते हैं। जब थोड़ा सा मतलब बारिश ही चालू होती है फिर मतलब क्या होता है, फिर ब्लैंकेट आ जाता है, फिर 2 ब्लैंकेट भी हो जाते हैं, फिर कई बार ब्लैंकेट के साथ रजाई भी हो जाती है, क्विल्ट, है ना। तो बेसिकली होता क्या, हम थिकनेस बढ़ा रहे होते हैं ताकि हीट करंट कम हो जाए। तो थिकनेस ये बढ़ेगी जहां से हीट फ्लो करनी है, तो बेटा हीट करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो H क्या आ गया प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T बाय L, H इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L। ये क्या है, फोरियर्स लॉ, ये क्या है, फोरियर्स लॉ, ठीक है। तो H इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L, H इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L, KA डेल्टा T बाय L भैया, KA डेल्टा T बाय L। तो बेटा ये हीट करंट किस रेट से हो रहा है उसके बारे में पता लग गया। H इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L, H इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L। अब बेटा देखो, कभी कभी हमको बोला जाता है इंसुलेटेड बॉडी है या एडियाबैटिक बॉडी है, इसका मतलब उससे हीट ट्रांसफर नहीं होगा।
इंसुलेटेड बॉडी से हीट करंट जीरो, मतलब क्या जीरो, एरिया तो नहीं जीरो, डेल्टा टी तो नहीं जीरो, क्या जीरो हुआ, के। तो कंडक्टिविटी, दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी, क्योंकि वही एरिया, वही डेल्टा टी, वही एल, हीट करंट कम है, तो क्या चीज कम है, उस बॉडी की कंडक्टिविटी कम, बॉडी की प्रॉपर्टी है ना, विच इज इन जनरल हायर फॉर मेटल्स, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया, एंड लोअर फॉर नॉन मेटल्स, है ना। और के की वैल्यू जीरो जाती है एडियाबैटिक बॉडी के लिए, और डायाथर्मिक एक बॉडी होती है एडियाबैटिक की उल्टी, मतलब एक होशियार बच्चा होता है क्लास का, ब्रिलियंट, एक गधा, है ना, तो उल्टा एडियाबैटिक, मेरे को गधा नहीं बोलना चाहिए, मतलब हमेशा कोई ना कोई, हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी चीज में अच्छा कर ही सकता है ना। ये आपको भी मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ाई में हो सकता है भले बहुत अच्छा ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली लगे रहें, थोड़ा सा देखते रहें दुनिया को कि आप क्या कर सकते हैं, आपका बेसिकली किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा कर पाएंगे, है ना। और सॉरी वो वर्ड यूज करने के लिए, है ना। तो बेटा कुछ कमजोर होते हैं और कुछ अच्छे, तो वैसे ही एडियाबैटिक बॉडी होगी जिसकी कंडक्टिविटी जीरो, और एक डायाथर्मिक बॉडी होती है, डायाथर्मिक, जिसकी कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, अगर इसको नीचे ले जाओ तो वो जीरो आएगा। डायाथर्मिक अगर बॉडी हो तो उसके अक्रॉस, डायाथर्मिक बॉडी अगर होगी तो उसके अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा टी, दैट विल ऑलवेज बी जीरो। हल्का सा भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो फटाक से थर्मल एनर्जी फ्लो हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ज्यादा की यहाँ कम किया तो फ्लो करके फटाफट से टेम्परेचर को बराबर कर देगा, मतलब बहुत ज्यादा कंडक्टिंग है। ऐसी कोई बॉडी एक्चुअली में होती नहीं है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में हो सकती है, इसलिए बता दिया मैंने आपको। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो H इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, क्या ये समझ में आया? यस बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बेटा देखो, इसी जो फोरियर्स लॉ मैंने आपको बताया है, इसी को दूसरी फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, है ना, इसी की थोड़ी सी फॉर्म चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। फोरियर्स लॉ की फॉर्म चेंज कर सकती है, H इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल था बेटा, ध्यान से देखिएगा। I होता है V बाय आर, याद है, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, हीट करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। अगर उससे कंपेयर करूं 1 बाय के एल बाय, अरे वाह, वहां रो एल बाय, यहाँ पे 1 बाय के एल बाय, वहां रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय, यहाँ पे 1 अपॉन कंडक्टिविटी इंटू एल बाय, तो थर्मल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 बाय के एल बाय। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्मल रेजिस्टेंस एक चीज आ गई, क्या आ गई प्यारे बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस आ गया 1 बाय के एल बाय। तो बेटा अब आप दो फॉर्म में याद रख लीजिए, H इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय एल, या H इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर, या डेल्टा टी इक्वल टू एच आर। V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई आर, टेम्परेचर डिफरेंस होगा एच आर। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा प्यारे बच्चों, एच आर, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस होगा प्यारे बच्चों एच आर। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बेटा, बात सुनेंगे ध्यान से, बड़ी सिंपल बात बताना चाहता हूं। जैसे वहां पर आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यहां पर भी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज में अगर है, मान लो ये एक रॉड, ये दूसरी रॉड, मान लो ये सीरीज में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, गलत कैसे हो सकता है। अब लैग्ड है, मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2। सीरीज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हीट करंट सेम। अच्छा, ये जो फोरियर्स लॉ, ये कब एप्लीकेबल है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है, स्टेडी स्टेट बताना भूल गया था। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली रिवाइज करा रहा हूं तो कुछ चीजें मतलब मैं वो टॉपिक्स को ज्यादा टच कर रहा हूं जिस पे अपने को क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली मैं हर एक टॉपिक को ही टच करूंगा। तो ये हॉट है और ये थोड़ा लोअर टेम्परेचर पे। अब क्या होगा बेटा, ये लैग, पहले क्या होगा बेटा, जब थर्मल एनर्जी आएगी ना गर्म, तो पहले ही खुद टेम्परेचर अपना बढ़ाएगा, तो जितनी आएगी उतनी जाएगी, जब जितनी आए उतनी निकल जाए लगातार, उस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। हर क्रॉस सेक्शन से हीट करंट बराबर हो जाए, ऐसा नहीं कि पीछे से आ रही है वो खुद ही अभी अपना टेम्परेचर लेके, मतलब अभी टेम्परेचर अपना बढ़ा रहा है, जितना बढ़ना था बढ़ चुका, जो जहां टेम्परेचर होना था वो हो चुका है। अब जितनी थर्मल एनर्जी आएगी उतनी निकल जाएगी, जितनी थर्मल एनर्जी आएगी उतनी निकल जाएगी। बोलो आया, आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो यहां पर मान लो इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, और मान लो यहां पर टेम्परेचर बोल दो T। अच्छा, अब इक्विवेलेंट पता क्या होता है, ये सीरीज है और इसका इक्विवेलेंट पता क्या होगा, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें वही टेम्परेचर डिफरेंस पे
वही हीट करंट होगा, जिसमें वही टेम्परेचर डिफरेंस पे वही हीट करंट होगा। अच्छा T1 माइनस T2 को मैं क्या कह सकता हूं, T1 माइनस T प्लस T माइनस T2 कह सकता हूं। T1 माइनस T प्लस T माइनस T2 मतलब जंक्शन का टेम्परेचर T, दोनों का जहां पर मेल हो रहा है। अब T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, HR, H इंटू आर इक्वलेंट, और T1 माइनस T क्या होगा, H इंटू R1। T माइनस T2 क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस इसके क्रॉस H इंटू R2। अच्छा हीट करंट जो इसमें वही इसमें और वही इक्विवेलेंट में, जो इसमें वही इसमें और वही इक्विवेलेंट, तो हीट करंट इक्विवेलेंट में और दोनों रॉड में बराबर होता है। तो R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2। कोई दिक्कत नहीं है भैया, समझ में आया है? ओके बढ़ते हैं आगे। फिर बढ़े, बिल्कुल बढ़ना ही पड़ेगा भैया, क्या करेंगे यहाँ रुक कैसे। चलिए तो फिर अगली चीज देखते हैं। ये हो गया सीरीज में, है ना। अब देखो बेटा, कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको कि मान लीजिए ये T1 टेम्परेचर है, सॉरी यहाँ T1 टेम्परेचर है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और यहाँ T2 टेम्परेचर और T1 ग्रेटर देन T2 है, और यहाँ जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, मान लो T होगा। तो बेटा T आपसे कह देंगे निकालो, तो पता है आप क्या करना, T1 माइनस T2 ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया अपॉन R1 प्लस R2, टोटल रेजिस्टेंस, हीट टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये हीट करंट हो गया, और T माइनस T2 बाय R2, T माइनस T2 उसमें टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, डेल्टा T बाय R भी हीट करंट होता है बेटा, डेल्टा T बाय R भी हीट करंट होता है ना। और बेटा या तो आप कह लीजिए H इक्वल टू डेल्टा T बाय R, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, हीट करंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। बस बेटा एक ही अननोन है T, उसको आप निकाल सकते हैं। वैसे ये और किसके बराबर होगा, मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट में जो हीट करंट होगा वही इसमें होगा और वही इसमें, T1 माइनस T बाय R। पर मैं इन दोनों को कंपेयर करना पसंद नहीं करूंगा, दोनों तरफ T, इसमें एटलीस्ट एक तरफ T, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, गलत कैसे होगा। तो बेटा ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे मतलब अभी मैं आपको बताता जा रहा हूं, अभी क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलेंगे उनके उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक बार टॉपिक्स को पहले फिनिश ऑफ कर लें। अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा बेटा, हर एक वैरायटी पे क्वेश्चन जरूर कराऊंगा आपको, लेकिन जस्ट एक बार देखते चले जाएं, है ना, चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा, लेकिन एक बार पहले थ्योरी को बहुत ध्यान से समझ लें ताकि क्वेश्चन भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएं, पक्का क्लियर हो जाएंगे। लेकिन थ्योरी पता कब क्लियर होगी, जब आप एक एक स्टेप सुन के एक एक स्टेप लिखते चले जाएंगे, लिखेंगे नहीं तो क्लियर नहीं होगी, है ना। चलिए तो बच्चों हाँ पैरेलल, अब क्या है, ये दो कंडक्टर्स हैं, एक दो ही ले रहा हूं जस्ट एग्जांपल में, दो, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2, इसमें हीट करंट मान लो H1 है, इसमें हीट करंट मान लो H2 है। अब इक्विवेलेंट, अब जो टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 यहां है वही यहां लगाया मैंने टेम्परेचर डिफरेंस, इक्विवेलेंट का मतलब वही है, वही टेम्परेचर डिफरेंस लगाया, तो जो इन दोनों मिलकर हीट करंट जाता है इसमें अकेले में जा रहा है, वही तो इक्विवेलेंट है। अभी बताया 1 प्रदीप सर 10 स्टूडेंट्स, क्लियर है। अच्छा वैसे अपने इतने होशियार नहीं है ना, 1 प्रदीप सर 1 स्टूडेंट है ना। तो आइए बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, बस मैं आपको इतनी बात बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, T1 माइनस T2 इसको डेल्टा T नाम दे देता हूं, वही टेम्परेचर डिफरेंस है जो इन दोनों मिलकर हीट करंट जाता है इसमें अकेले में जा रहा है, तो डेल्टा T बाय R1 जो इसमें हीट करंट था, प्लस डेल्टा T बाय R2 जो इसमें हीट करंट था, इसमें उतना अकेले में जा रहा है, डेल्टा T बाय R इक्वलेंट, दैट इज मैं ये कहना चाह रहा हूं H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, जो इन दोनों में मिलकर हीट करंट था इसमें वो अकेले में,
H हो गया डेल्टा टी बाय आर इक्वलेंट, H1 हो गया डेल्टा टी बाय R1, H2 हो गया डेल्टा टी बाय R2। तो यहां से बेटा निकल के क्या है 1 बाय आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। आया बच्चों समझ में? आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। तो 1 बाय आर इक्वलेंट आ गया पैरेलल में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और सीरीज में क्या आया था बेटा? सीरीज में आया था आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 टिल Rn, है ना, अगर n होंगे तो। और अगर इसमें भी n होंगे पैरेलल में तो क्या हो जाएगा 1 बाय आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 टिल 1 बाय Rn। आया? यस बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है भैया, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद बेटा दो चीजें आती हैं, एक आता है किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन लॉ, है ना, जैसा मतलब पैरेलल टू करंट, है ना। इसके क्वेश्चंस करूं तो भी क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ये ठीक है। अब बेटा ये है एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है सॉरी, मतलब एक सिचुएशन, किरचॉफ्स करंट लॉ कह सकते हैं आप, है ना, या जंक्शन लॉ। या इसको हम नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं। मान लो T1 यहाँ पे टेम्परेचर जो कि T2 से बड़ा है और T3 से भी बड़ा है। ये तीन कंडक्टर्स हैं और तीनों लैग्ड। तो यहां से हीट करंट आएगा प्यारे बच्चों H1, यहां जाएगा H2, यहां जाएगा H3। तो H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3। ठीक है। जंक्शन का टेम्परेचर क्या है? तो बेटा पहली बात तो जितनी थर्मल एनर्जी आएगी उतनी जाएगी। स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट की बात है। फोरियर्स लॉ स्टेडी स्टेट की बात है, ये भी स्टेडी स्टेट की, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ना बढ़ना सब बंद हो गया, स्टेडी स्टेट में जितनी थर्मल एनर्जी आएगी उतनी निकल जाएगी। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अब दैट इज एट स्टेडी स्टेट थर्मल एनर्जी एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी लीविंग द जंक्शन। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अब बेटा बात सुने ध्यान से। मान लो यहां का टेम्परेचर T है, तो बेटा क्या बनेगी इक्वेशन? H1 को क्या लिखूंगा? T1 माइनस टी बाय आर। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3। T1 माइनस टी बाय R1, T1 माइनस टी टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, ये हो गया इसमें हीट करंट। H2 T माइनस T2 बाय R2 प्लस H3 T माइनस T3 बाय R3। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा इसको भी उधर ले जाइए, क्या बन जाएगा? T इधर जाके माइनस में था T तो प्लस हो जाएगा, T1 प्लस में था माइनस में, T माइनस T1 बाय R1 प्लस T माइनस T2 बाय R2 प्लस T माइनस T3 बाय R3 इक्वल टू 0। आया? बिल्कुल आया। T माइनस T1 बाय R1 प्लस T माइनस T2 बाय R2 प्लस T माइनस T3 बाय R3 इक्वल टू 0। दिस इज नोडल एनालिसिस, जो कि बेटा वहां पर आप बोलते थे अगर पोटेंशियल्स V, V1, V2, V3 होते थे तो V माइनस V1 बाय R1 प्लस V माइनस V2 बाय R2 प्लस V माइनस V3 बाय R3 इक्वल टू 0। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये हो गया नोडल एनालिसिस। बेटा एक बार थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूं रिवीजन में, है ना, फिर हम क्या करेंगे बेटा, हर एक वैरायटी पे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। ठीक है। तो मेरे को लग रहा है यहां तक तो बेटा हमको समझ में आई गया। इसमें तो मेरे को लग रहा है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये इसमें दिक्कत है अपने को, है ना। अगर दिक्कत है तो बेटा करना क्या है, रिवाइंड करना, दोबारा देख लेना। इतनी जल्दी में मतलब आपको फटाक से पूरा का पूरा क्रिस्प पूरी थ्योरी पता लग रही है ना। एक एक बात मैं बताता चला जा रहा हूं और हर एक वैरायटी पे हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे ताकि कोई भी चीज आपकी छूट ना जाए। बेटा ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, जो बोर्ड पे लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। चलिए अब बेटा सीरीज और पैरेलल हम सीख गए, नोडल एनालिसिस भी सीख गए, है ना। अब अगली चीज बेटा, जैसे जंक्शन लॉ वहां पर होता है वैसे ही, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज वहां पे होता है वैसे यहां पर भी होता है। मान लो अगर 5 कंडक्टर्स हैं,
T1 सब लैग्ड है, ठीक है T1, और यहां टेम्परेचर है प्यारे बच्चों T2। अब T1 मान लो T2 से बड़ा है, तो इसमें हीट करंट ना जाए, जैसे वहां पर भी कंडीशन होती है ना 5वें में करंट ना जाए, तो इसकी कंडीशन क्या है? मान लो ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2, ये R3 और ये R4। क्या कंडीशन होगी कि R5 में कोई हीट करंट ना हो? वहां पर तो होता था करंट ना हो R1/R2 इक्वल टू R3/R4, यहां पर भी यही कंडीशन होती। क्यों? आओ समझते हैं। बेटा सबसे पहली बात, अगर इसमें हीट करंट नहीं है तो जो यहां टेम्परेचर होगा वही यहां टेम्परेचर होगा, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस यहां से यहां में आ रहा है T1 - T वही यहां पे, और टेम्परेचर डिफरेंस यहां पर मान लो हीट करंट है H1, और इसमें अगर हीट करंट नहीं जा रहा तो यहां पे भी H1 ही होगा। यहां पर मान लो है H2 और इसमें हीट करंट नहीं जा रहा है तो वही यहां पे पास हो रहा होगा H2। तो T1 - T जो यहां से यहां में हीट करंट है वही यहां से यहां में हीट करंट है, क्योंकि इसमें जा नहीं है। और T1 - T क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस होता है IR, पोटेंशियल डिफरेंस IR, टेम्परेचर डिफरेंस HR। तो H1R1 जो यहां से यहां में T1 - T है, इसमें हीट करंट नहीं तो यहां का टेम्परेचर बराबर, तो T1 - T हो गया H1R1, T1 - T हो गया H2R2। अब T - T2, T - T2, T - T2 टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है HR, H1R3, T - T2 टेम्परेचर डिफरेंस HR, H2R4। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इनको डिवाइड कर लीजिए, तो यहां से क्या है R1/R3 इज इक्वल टू R2/R4। R1/R3 is equals to R2/R4, this upon this equal to this upon this। फिर से बता दो बेटा, T1 - T जो अगर इसमें हीट करंट नहीं तो जो यहां टेम्परेचर वही यहां टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T यहां से लिखूंगा तो H1R1, यहां से लिखूंगा तो H2R2। T - T2 यहां से लिखूंगा तो H1R3, यहां से लिखूंगा तो H2R4 HR। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो टेम्परेचर अब इनको डिवाइड कर दिया तो ये मिल गया, R2 को इधर ले और R3 को इधर ले जाओ, तो R1/R2 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? R3/R4। R1/R2 इक्वल टू R3/R4, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आया? बिल्कुल आया। चलिए अब बेटा अगली एक आखिरी चीज बाकी है ना, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। और फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, हर एक वैरायटी जिस जिसको आज टच किए हैं उस पे हम कम से कम एक क्वेश्चन हर एक वैरायटी पे कर लेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ा जाए आगे 2D एंड 3D हीट करंट पे चला जाए 1D करंट से। बेटा 3D हीट करंट का मतलब है जैसे ये एक स्फीयर है, ठीक है, और मान लीजिए यहां पे एक और स्फीयर है, ये रेडियस है A और ये रेडियस है मान लीजिए B। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर कोई गर्म चीज है मान लीजिए, और यहां कोई ठंडी चीज है। यहां पर टेम्परेचर T1 है जो T2 से ज्यादा है, तो हीट करंट ऐसे बाहर को आएगा, इस तरीके से बाहर को आएगा, है ना। अब बेटा देखो, अब बेटा मेरे को
ये बताना है कि हीट करंट इसमें कितना हो, है ना, ये टोटल रेजिस्टेंस कितना। अब बेटा पहले तो 1/k L/A कह दिया था, कंडक्टिविटी के ही है इस मटेरियल की। तो अब क्या बोलेंगे, किसका एरिया, यहां पे एरिया अलग है, यहां पे एरिया अलग है, वहां पर था बेटा एरिया इस चीज का। किस चीज का एरिया था, ध्यान से देखिए, हीट करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे हीट करंट नहीं था, इस सरफेस के अलावा कोई हीट करंट नहीं था, मतलब जो यहां टेम्परेचर है वो यहां है, मतलब वही यहां है, वही यहां है, वही यहां है। ये एक आइसोथर्मल सरफेस है। तो ए वॉज एरिया ऑफ आइसोथर्मल सरफेस। ए क्या था, एरिया ऑफ आइसोथर्मल सरफेस। ए क्या था बेटा, एरिया ऑफ आइसोथर्मल सरफेस। तो बेटा यहां पर हीट करंट ऐसे आ रहा है, मतलब हीट करंट के जो परपेंडिकुलर अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो बेटा वो आइसोथर्मल सरफेस हो गया। अब बेटा एरिया लगातार चेंज हो रहा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक्स पे बहुत छोटा सा dx लेना पड़ेगा। और देखो ऐसे बहुत सारे पतले पतले हॉलो स्फीयर्स आप एज्यूम कर सकते हैं, और हर एक पतले पतले हॉलो स्फीयर में हर एक छोटी छोटी थिकनेस में हीट करंट से, ये सब सीरीज में, जो हीट करंट यहां से आ रहा है वो यहां से आ रहा है, ये सब सीरीज में आ रहा है। तो 1/k dx बाई ये एरिया कितना होगा, 4πx²। ये आ गया छोटा सा रेजिस्टेंस dr, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा कहां से कहां तक, a से लेकर b तक, है ना। तो r क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1/4πk। बेटा इंटीग्रेशन खुद से कर लेंगे, बस मैं तो आपको एक ही बात समझाना चाहता था, ये a इनर रेडियस था, b आउटर रेडियस तक, आप बहुत सारे ये हॉलो स्फीयर्स ही तो है, हर एक से वही हीट करंट जाता है, तो सब सीरीज में, ये इसके साथ सीरीज में, ये इसके साथ। तो 1/k dx बाय, अब छोटे छोटे dr का समेशन करना, छोटी छोटी चीजों के समेशन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन। बस छोटे से इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। आया, बिल्कुल आया। 2D हीट करंट का मतलब क्या है, जो मैं आपको बता रहा था, अभी बोल रहा था, आइए वो भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं 2D हीट करंट। 2D हीट करंट में क्या है प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, एक पाइप है, उसमें गरम गरम फ्लूइड जा रहा है, बाहर ठंडा एटमॉस्फेयर है, बाहर क्या है प्यारे बच्चों, ठंडा एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी का फ्लो होगा बेटा, कैसे बताता हूं। बेटा है सिलेंडर, फील करिएगा मेरी बात, यहां पे गरम गरम चीज है, हॉट, और यहां पे लोअर टेम्परेचर है, कोल्ड। तो थर्मल एनर्जी ऐसे बाहर होगी, यहां से देखेंगे तो इस तरफ से हर तरफ को बाहर होगी। मतलब अगर मैं इसका साइड व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, एक्स पे छोटा सा dx ले लिया, ठीक है। अब बेटा ये जो एरिया, यहां पर हीट करंट जो रहा है इधर को रहा है, तो उससे परपेंडिकुलर सरफेस जो आइसोथर्मल बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा, है ना। तो 1/k, इसमें एरिया क्या आएगा बेटा, जो एरिया ऑफ आइसोथर्मल सरफेस, अगर x पे आपने लिया, ये l लेंथ का मान लीजिए सिलेंडर है, तो 2πxl, 2πrl होता है ना बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 1/k dx बाई a, और एरिया क्या रहेगा 2πxl, ठीक है। ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, और ऐसे काफी सारे छोटे 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 रेजिस्टेंस सारे के सारे ये सीरीज में है, ऐसे हीट करंट जा रहे हैं। तो 1/k dx बाई a का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहां से कहां तक, a से लेके b तक, टू कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस। 1/2πkl ln b बाई a, ये आ गया रेजिस्टेंस, 1/2πkl ln b बाई a, 1/2πkl ln b बाई a। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 2D हीट करंट। 2D क्यों, क्योंकि बेटा आप देखिए यहाँ पे इस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को, ऐसे बाहर इधर को नहीं जा रहा। वहां पर 3D में हम इसलिए दिया था स्फीयर में, क्योंकि हर तरफ को जा रहा था, बाहर को भी जा रहा था इस तरफ से, ऊपर को भी जा रहा था, इधर को भी जा रहा था, तीनों डायरेक्शन में था, इसलिए 3D हीट करंट और यहाँ पे 2D हीट करंट। रेजिस्टेंस क्या है, 1/2πkl ln b बाई a,
वहां क्या था प्यारे बच्चों, 1/4 पाई के 1/a माइनस 1/b। जस्ट एक सेकेंड, आप भी पानी पीजिए। आई होप बेटा मैं आपको ये समझा पाया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ा जाए इसी बात पे आगे। आखिरी चीज बेटा अब इस चैप्टर की आ चुकी है हमारे सामने, ग्रोथ ऑफ सरफेस ऑन द आइस ऑफ लेक। ग्रोथ ऑफ सरफेस ऑन आइस ऑफ लेक। बेटा जो आइस जमती है ना, जस्ट अगर बताऊं तो बेटा शुरुआत में तेजी से जमती है और बाद में हल्के हल्के जमती है ना। और इसी का पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस हमको देखना है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कितनी देर में कितनी जमनी चाहिए, है ना, कितनी देर में कितनी ग्रोथ होनी चाहिए आइस की, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, ग्रोथ ऑफ सरफेस ऑन आइस ऑफ लेक। चलिए आगे बढ़ते बढ़ते, हमने कहा कि आगे बढ़ते, तो आगे बढ़ते चले तो बेटा हम तो पहुंच गए खतरनाक कश्मीर में, और वहां पर बहुत बुरी ठंड पड़ रही थी और हमने देखा लेक पे बर्फ जमी पड़ी थी। तो हमसे हमारे वहां पे एक पुराना स्टूडेंट मिला हमको, हमने कहा और भैया क्या हाल है? कहते सर हाल चाल बाद में, पहले ये बताइए कि ये जो मतलब जो थिकनेस है, कहता हम ना आइस की थिकनेस को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे शुरुआत में तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, अब बहुत हल्के हल्के बढ़ रही है। समझाइए सर ये कितनी तेजी से आइस ग्रो करेगी, है ना। ग्रोथ ऑफ आइस ऑन दी सरफेस ऑफ लेक, जहाँ पे बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है प्यारे बच्चों, बेटा मछलियाँ वहाँ पे भी जिंदा रह पाती है। रीज़न होता है कि नीचे पूरा वो नहीं जमता है, थोड़ा थोड़ा आइस जमती है और उसके बाद आइस नहीं जमती है ना। तो मतलब ऐसा क्यों हो जाता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये मान लो कि जब x जम गई, जब x जम गई आइस, ठीक है। अब बेटा पता क्या होगा, इसके बाद जितनी ज्यादा जमती चली जाएगी ना बेटा, ऊपर टेम्परेचर है -θ, तभी तो जम रही है, और जहां पर जमने वाली है वहां टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉटम मोस्ट पे टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इतना तो केमिस्ट्री का ज्ञान होगा। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कौन से टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। तो मैक्सिमम डेंसिटी 4, तो भारी वाला वाटर सबसे नीचे रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ठीक है। ये सबसे नीचे रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, ये सबसे नीचे रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये 4, ये 0, बेटा सबसे ज्यादा डेंसिटी बेटा जो वाटर की होती है ना बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है ना। एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर आपने पढ़ा होगा कि भाई पहले तो क्या होता है, आइस में तो वैक्यूल्स होते हैं, है ना। इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा, होता क्या आइस में ना वैक्यूल्स होते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हल्के हल्के वो यूनिट्स ब्रेक करते हैं, मॉलिक्यूल्स पास आते चले जाते हैं, है ना। और उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डेफिनेटली फिर इंटर एटॉमिक सेपरेशन वापस से बढ़ेगा, जैसे थर्मल एक्सपेंशन में होता है। लेकिन पहले क्या होता है, पहले उसमें जो वैक्यूल्स हैं वो हल्के हल्के निकलते जाते हैं और मॉलिक्यूल्स पास आते जाते हैं, है ना। तो बेसिकली होता क्या बेटा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी अंदर कम होती है, जब टेम्परेचर कम होता है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, हेनरीज लॉ, है ना। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बात तो बड़ी अच्छी बात है, तो केमिस्ट्री वाले टीचर आपको ज्ञान देंगे इस बात का, है ना। मैं इस बात पे ज़्यादा नहीं फोकस करूंगा, नहीं तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाए। टेम्परेचर कम हो तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, गैस अंदर आ जाती है, वैक्यूल्स बन जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो वो निकलते जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स पास आते जाते हैं, डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है, तो वहां पर नीचे और यहाँ पे आराम से मछलियां तैर रही। अब शुरुआत की मतलब वो बच्चा मेरे को बोला शुरुआत की जल्दी जल्दी जम गई, बाद में देर लग रही है जमने में। मैंने कहा ऐसा इसलिए है बच्चा क्योंकि ये जो आइस जम गई ना, ये कंबल की तरह काम कर रही है, ब्लैंकेट की तरह, मोटा ब्लैंकेट हो गया। पहले जब इतनी सी थी तो इतना सा ब्लैंकेट था, तो हीट ट्रांसफर आराम से हो जाती थी। अब इंसुलेशन आ गया, ये आइस इंसुलेशन की तरह काम कर रही है, हीट ट्रांसफर रेट कम हो गया, इसलिए अब हल्के हल्के जम रही है। मान लो dt टाइम में dx और जम जाएगी, मान लो dt टाइम में dx बेटा पेन की थिकनेस से भी कम होता है, तो dt टाइम में मान लो dx और जम जाएगी। और बेटा ये जो लेक है ना ये वेरी डीप है ना, यहां से नहीं मानेंगे, यहां से कोई हीट करंट आ रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस है 1/k L/A है ना, जो इसकी लेंथ है वो बहुत ज्यादा है, तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहां से कोई हीट करंट नहीं है, यहां से हीट करंट क्या होगा 0। ये आपको हमेशा, ये क्वेश्चन में देते ही नहीं है वैसे, एक्चुअली आपको ऑटोमेटिकली एज्यूम ही कर लेना होता है नीचे से कोई हीट करंट नहीं आ रहा है ना।
एक आध क्वेश्चन मतलब ये रेजो वाले मतलब कभी कभी टेस्ट में पूछ लेते हैं, तो वहां पर अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। कि लेक बहुत ज्यादा डीप है, इसका मतलब क्या है कि हीट करंट यहां से इग्नोर कर रहा है। तो बेटा क्या है, ये टेम्परेचर 0 है और ये माइनस थीटा है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सही बात है। dt टाइम में मैं मान रहा हूं dx और जम जाएगी, dt टाइम पे आई एम एज्यूमिंग dx और जम जाएगी। अच्छा, dx पानी को जमाने के लिए dm मास अगर जम रहा है तो ml उससे थर्मल एनर्जी निकलेगी, तो ही तो m मास जमेगा। m मास को पिघालने के लिए ml थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है, m मास को जमाने के लिए ml थर्मल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो रो a dx हो गई वॉल्यूम, एरिया मान लो a है, a dx हो गई वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास ml, इतनी थर्मल एनर्जी निकलेगी dt टाइम। एक सेकंड में कितनी निकलती है, ka डेल्टा t 0 माइनस माइनस थीटा थीटा बाय x, ka डेल्टा t बाय l, और जो थिकनेस है बेटा वो क्या है x, जिससे हीट फ्लो होगी। ये तो एक सेकंड में निकलती है ना, तो dt टाइम में कितनी थर्मल एनर्जी निकलेगी इनटू dt। ठीक है, देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बेटा ka 0 माइनस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, ka डेल्टा t बाय l, थिकनेस कितनी हुई x। ये तो एक सेकंड में थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो dt टाइम में कितना होगा h dt, और dt टाइम में dx थिकनेस जम गई, तो a dx वॉल्यूम जम गई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इतना मास जम गया, मास इतना जम गया तो ml इतनी थर्मल एनर्जी निकल गई। आया, बिल्कुल आया। तो यहां से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अगर जो बच्चे का क्वेश्चन था वो तो मैंने बता दिया, वो स्टूडेंट मेरे से क्या कहता था, कहता dx बाई dt जो है पहले ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा था, बाद में dx बाई dt कम हो गया, रेट ऑफ जमना कम हो गया, अब कम कम जम रही है, पहले ज्यादा जम रही थी। तो dx बाई dt जो आ रहा है बेटा, आप ध्यान से देखो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, x नीचे आ जाएगा dx बाई dt। और ऐसा क्यों हो रहा है, प्रैक्टिकली बोलो, ये तो थ्योरेटिकली हो गया, प्रैक्टिकली क्या है, जितना जमता जाएगा उतना मोटा इंसुलेशन हो गया, तो हीट करंट कम हो जाएगा, हीट करंट कम हो जाएगा, हल्के हल्के हीट निकलेगी। पहले ज्यादा निकल रही थी तो ml ज्यादा मास जम रहा था एक सेकंड में, अब कम निकल रही है तो कम मास जमेगा, कम थिकनेस जमेगी अब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चा। तो रो ए एल बाय के ए थीटा एक्स डी एक्स, बल्कि उधर लेना चाहिए था, के थीटा बाय रो एल, के थीटा ए कड़े रो एल, एक्स डी एक्स इधर और डी टी। जब टाइम 0 था तो थिकनेस 0 थी, जब टाइम t हुआ तो थिकनेस x हुई, x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू के थीटा बाय रो एल इंटू टी। तो x कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहां से अंडर रूट ऑफ 2k थीटा बाय रो एल टी इंटू एक्स। अंडर रूट एक्स का ग्राफ किस तरीके का होता है बेटा, बचपन से जानते हैं, इस तरीके का होता है। तो x अंडर रूट एक्स ऐसा होता है, हम जानते हैं बेटा बड़े आराम से। बेटा ये तो ग्राफ आपको मालूम होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ तो ऐसा ही होता है, तो मालूम है। तो शुरू के एक सेकंड में ज्यादा जमी, बाद में एक सेकंड में कम जमी, फिर और कम। ठीक है, अब बेटा ये पता है, ये मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। अच्छा देखो, लेटेंट हीट ज्यादा होगी तो ज्यादा थर्मल एनर्जी निकालनी पड़ेगी जमाने के लिए। लेटेंट हीट अगर ज्यादा होती वाटर की तो x कम होता। आया, डेंसिटी ज्यादा होगी तो भी x कम, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, वही dx जमने के लिए a dx उसी वॉल्यूम का मास ज्यादा है, तो ml उससे ज्यादा थर्मल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो रो ज्यादा होगा तो x कम होगा, k ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से हीट जाएगी तो x ज्यादा हो जाएगा। और जितना टेम्परेचर ये जितना ज्यादा मतलब जितना माइनस में ज्यादा होगा, जितना थीटा का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उतना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा, उतना हीट करंट ज्यादा, उतना तेज जमेगी। फील आ रही बात की? ओ यहाँ तो टी था, आई एम सॉरी यहाँ टी था। और टाइम बढ़ता जाएगा तो ज्यादा जमती जाएगी, साफ सीधी सी बात है भैया। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ लेक। ठीक है बच्चों, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आया। अगर मन है एक बार और पूछने का पूछ लो, बोलो, कहो नहीं आया तो बता दो, नहीं आया बताते हैं, फिर से बताते हैं। आइए देखिए, ध्यान से सुनिए बच्चा लोग, प्यारे बच्चों, बेटा ध्यान से लेकिन उठ के बैठिए, लेट के देखेंगे तो बताएंगे नहीं, और गर्दन और दबा देंगे बेटा टीवी में से बाहर निकल के या लैपटॉप में से या मोबाइल में से।
अब dt बेटा x जम चुकी है, dt टाइम में मान लो dx और जम जाएगी, dt टाइम में मान लो dx और जम जाएगी, तो a dx वॉल्यूम जम जाएगी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इतना मास जम जाएगा इनटू l। अगर dx थिकनेस और जमनी है तो dx का जो मास हो गया वो ये हो गया, ml इतनी थर्मल एनर्जी निकलेगी तो ही तो ml इतनी थर्मल एनर्जी निकलेगी, इसका जो मास है ml इतनी थर्मल एनर्जी निकलेगी तो ही तो ये जमेगा बराबर। अब dt टाइम में इतना जमा है तो dt टाइम में थर्मल एनर्जी इतनी निकलेगी, एक सेकंड में क्या निकलती है Ka डेल्टा T बाय L, और L क्या हो गया बेटा थिकनेस x, ये क्या है x, एक सेकंड में इतनी थर्मल एनर्जी निकलेगी तो dt टाइम में इतनी आया, बिल्कुल आया। तो यहां से क्या जाए x dx के थीटा बाय रो l dt, जब टाइम 0 था तो थिकनेस 0 थी, जब टाइम t हुआ तो थिकनेस x हुई। यहां से x की वैल्यू क्या रही √2 k थीटा बाय रो l t। ग्राफ कैसा आएगा x का √t है ना, आया समझ में, या t प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है आप समझते हैं, x स्क्वायर उधर t, तो x को डबल होने में पहले x तक जमने में टाइम कितना लगेगा, मान लो कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ t मान लो है कुछ cx स्क्वायर, सारी तो कांस्टेंट को नाम दे दिया c, तो 2x तक जमने में टाइम कितना लगेगा t डैश, 2x तक जमने में क्या लगेगा 2x का स्क्वायर लगेगा 4cx स्क्वायर। अच्छा t टाइम में x जमेगा, अगले 3t टाइम में फिर x जमेगा, और उससे अगला x जमने में तो 5t टाइम लगेगा। आप सोच के देखिए, x से ये 2x हुआ तो ये क्या आ गया 4t, 3x होने में क्या हो जाएगा 3x लिखेंगे तो 9cx स्क्वायर, तो t डबल डैश ये कितना आ रहा है बेटा 9t, तो बेटा t टाइम में x जमा 2t जमा मतलब 2x जमने में 4t टाइम लगा, तो यहां से यहां आने में तो 3t हो गया, और यहां से यहां आने में 2x से 3x होने में तो 4t से 9t होने में मतलब 5t टाइम लगा। तो शुरू का x जमना, अगला x जमना और उससे अगला x जमने में जो टाइम लग रहा है वो 1:3:5 के रेशियो में आ रहा है। बेटा समझने की कोशिश करिए, t प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, t इक्वल टू cx स्क्वायर, अगर x 1 होगा, x इक्वल टू 1 के लिए टाइम क्या लगेगा c, x इक्वल टू 2 के लिए टाइम क्या लगेगा 4c, x इक्वल टू 3 के लिए टाइम क्या लगेगा 9c। तो बेटा 1 से 2 होने में टाइम कितना लगा, c तो हो चुका था 4c हो, तो 3c टाइम लगा, तो शुरू का कुछ 1 जमने में टाइम लगा c, 1 से 2 होने में टाइम लगा 3c, और 2 से 3 होने में टाइम लगेगा 5c। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, बहुत ही सिंपल बातें हैं और मेरे को लगता है कि मैं आपको समझा पाया हूं, ग्रोथ ऑफ आइस ऑन द थिकनेस ऑफ लेक। अब आया बेटा लास्ट टॉपिक जिसको मेरे को टच करना है कि अगर जो रेजिस्टेंस है 1/k/L/A जिसको मैं बोल रहा हूं, अगर एरिया वेरिएबल हो तो कैसे करेंगे। हालांकि बेटा करंट आप पढ़ चुके हैं प्रोबेबली, है ना, तो बहुत ही आसान लगने वाला है क्योंकि वहां पर भी सेम टाइप की चीजें होती हैं, बोर्ड को रब करते हैं और फिर चमकते हुए बोर्ड पे देखते हैं जब एरिया वेरी हो रहा होगा तो कैसे निकालेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। चलिए प्यारे बच्चों ऐसा करते हैं, सीरीज पैरेलल पे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके क्यूबी के ही हैं, पार्ट 2 के, है ना। चलिए यही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या कह रहा है बेटा, कह रहे 2 स्क्वायर आइडेंटिकल रॉड्स मेड ऑफ मेटल आर वेल्डेड एंड टू एंड एज शोन इन फिगर ए। पहले ए सिचुएशन थी, एक के बाद एक जुड़ी हुई थी ऐसे, ठीक है, एक के बाद एक जुड़ी हुई थी, और दूसरी कंडीशन में इनको पैरेलल में लगा दिया। तो बेटा पहले क्या थी, एंड टू एंड इस तरीके से जोड़ा था, तो आर दोनों का रेजिस्टेंस बेटा सीरीज में थी तो क्या हो जाएगा बेटा 2R, ठीक है। और इस केस में क्या होगा बेटा आर और आर पैरेलल में, तो क्या बन जाएगा इक्विवेलेंट, आर का इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, इस कंडीशन में हो गया 2R और इस कंडीशन में हो गया आर का 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, यहां से क्या जाएगा 2/R, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस पहले भी 100 और 0 था, अभी भी
ऑलरेडी एक का टेम्परेचर 100 है एक साइड का और दूसरे का 0 है, तो बेटा टेम्परेचर डिफरेंस वही है। कह रहे पहले 10 कैलोरीज को फ्लो होने में लगते थे 2 मिनट, इससे तो इससे कितना टाइम लगेगा? बेटा देखो ध्यान से, डेल्टा टी बाई आर ये था पहले हीट करंट H, अब H डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, डेल्टा टी अपॉन आर बाई 2, करेक्ट है। अब पहले 2 मिनट में जो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, सोचो बेटा ये जो हीट करंट आ रहा है 4H आ रहा है, 1 सेकंड में 4 गुनी एनर्जी आ रही है, तो जो पहले टी टाइम में आती थी वो उसके 1/4 टाइम में आ जाएगी। आप बेटा मेरी बात समझिए, 1 सेकंड में जो एनर्जी फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम को बोलते हैं हीट करंट। जो पहले जो वैल्यू थी उससे बाद में 4 टाइम्स हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस हाफ हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, 2R का R/2 हो गया। तो बेटा जो आप समझिए ये 2 डेल्टा टी बाय आर हो गया, इसका 4 टाइम्स हो गया, 4H हो गई वैल्यू, है ना। तो बेटा पहले अगर H इंटू टी, मान लो टी टाइम में जो थर्मल एनर्जी आती थी, अब 4H इंटू टी डैश टाइम में, तो टी डैश क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? T/4। नहीं आया? मैं फिर बता देता हूं प्यारे बच्चों, पहले क्या थे, दो रॉड्स सीरीज में थे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था 2R, बाद में पैरेलल में हो गए, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R से R/2 आ जाएगा। तो बेटा पहले जो हीट करंट था H वो था डेल्टा T अपॉन 2R, अब क्या हो जाएगा बेटा? मान लो H डैश हो जाएगा डेल्टा T अपॉन R/2, बेटा 4 टाइम्स हो गया हीट करंट। अगर मान लो बेटा पहले ना, मान लो 10 लीटर पर सेकंड से पानी आ रहा था, सपोज करो 10 लीटर पर सेकंड से, तो 4 सेकंड में कितना आएगा? 40 लीटर। 1 सेकंड में 10 लीटर आ रहा है, मान लो एक पाइप से, तो 10 लीटर पर सेकंड आता है, तो 4 सेकंड में 40 लीटर आएगा। अब मान लो 40 लीटर पर सेकंड आ रहा है, तो 40 लीटर होने में टाइम क्या लगेगा? 1 सेकंड, 1/4 टाइम लगेगा, क्योंकि बेटा फ्लो रेट 4 गुना हो गया, फ्लो रेट यहाँ पे 4 गुना हो गया। ये 4H है, ध्यान से देखिए इसको, या आप ऐसे कह सकते हैं H इंटू टी, पहले टी टाइम में जो थर्मल एनर्जी आई, अब मान लो टी डैश टाइम में आएगी 4H इंटू टी डैश, तो टी डैश क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? T/4। पहले अगर 2 मिनट लगे थे तो अब 2/4 मतलब हाफ मिनट लगेगा। बिल्कुल सही हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। 3 मेटल रॉड्स मेड ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड ब्रास 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, सबकी लेंथ दे रखी है, सबका डायमीटर सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम, और बेटा उनकी कंडक्टिविटीज, और कह रहे हैं कि जो कॉपर का एक एंड है वो 100 पे है और ब्रास का एक एंड 0 पे है इन दी फिगर शोन। चलिए आइए मैं पहले आपको फिगर दिखा देता हूँ, फिगर क्या है, और जो डेटा दे रखा है डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ठीक है। तो ये हो गई एक रॉड, ये दूसरी रॉड, ये तीसरी रॉड, ये लैग्ड कंडक्टर है, यहां से साइड से कोई हीट नहीं जा सकती। ये वाला टेम्परेचर 100 है, ये वाला टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां कॉपर है, ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है और ये ब्रास है, ठीक है। मेरे को पता है Br से ब्रोमीन होता है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सबकी लेंथ एरिया सेम है, LA और LA, ठीक है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, इसकी K कह रखी है और इसकी K/2, और पूछे हैं यहां पर इसका टेम्परेचर T1 और T2 क्या हो। बेटा हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो इसका मतलब T1 T2 से बड़ा होगा। अगर ऐसा देखेंगे तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ओनली B एंड D कैन बी द करेक्ट ऑप्शंस, है ना। बेटा B और D दो ही ऑप्शन है जिसमें आप देखिए एक 75 और 68 का रखा है और एक 86 और 57, क्योंकि अगर A और C में तो बेटा पहला टेम्परेचर छोटा दे रखा है, ये तो बड़ा टेम्परेचर होगा ना, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो ये छोटा होगा, ये और छोटा होगा, तो दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो खाली वैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा 1/2KL/A, इसको मान लो कह देता हूं R, तो इसका रेजिस्टेंस 1/KL/A, ये कितना हो जाएगा बेटा 1/KL/A की वैल्यू हो जाएगी 2R, तो ये हो गया 2R, और 1/K/2L/A दैट इज 2L/A इंटू, मतलब 2/KL/A, मतलब इसका भी डबल, मतलब 4R। अरे यार ये 2/KL/A हो गया ना, अगर 1/KL/A अगर 2R है तो इंटू 2 कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4R। 4R रेजिस्टेंस, 2R रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस,
तो 100 माइनस 0 ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, करेक्ट है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 7R, ये हो गया हीट करंट। अब T1 माइनस 0, यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, T1 माइनस 0, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 4R प्लस 2R 6R। खाली T1 निकालो, आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन करेक्ट है और दोनों में T1 की वैल्यूज अलग अलग। वैसे अगर आप T2 चाहोगे तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू T2 माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस 4R। क्या T2 की वैल्यूज भी अलग अलग है? हाँ, 57 और 68 है, बी और डी ऑप्शन। तो बेटा आपको जो मन कर रहा है वो वैल्यू निकालो। तो T1 क्या आ जाएगा, RR कटेगा, T1 आ जाएगा 600 बाय 7, तो 7 8 जा 56, 4 आया, 7 5 जा 35, 85 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट इज 85 पॉइंट समथिंग, 86 के आसपास का अप्रॉक्सीमेट पहले ही बोल रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट है। और मतलब एग्जैक्टली कितना आएगा बेटा, 5 आगे फिर आएगा, 0 आगे 7 7 जा 49, 85.7 विच इज नियरली इक्वल टू 86। T2 निकालें तो T2 क्या आएगा, T2 आ जाएगा 400 बाय 7, RR कटेगा, इन दोनों को कंपेयर करिए, 400 बाय 7, 7 5 जा 35, 5 आया, 7 7 जा 49, 57 पॉइंट समथिंग आएगा। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, 57 के आसपास का ही आंसर है, यस 86 एंड 57 आर दी आंसर। फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, कोशिश करिएगा ध्यान से समझने की। सबसे पहले मैंने लिखे रेजिस्टेंस 1/2kL/, 1/kL/, 1/k/2L/। तो अगर एक को R कह दिए, दूसरा 2R हो गया, तीसरा 4R हो गया। अपने हाथ से खुद से लिखिए तो ही सबसे अच्छा समझ में आएगा, तो अपने हाथ से खुद से लिखिए तो ही सबसे अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा प्यारे बच्चों। मैं फिर कह दे रहा हूं, अपने हाथ से खुद से लिखिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब 100 माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R 2R 3R 3R 4R 7R। अब यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस क्या है, 6R, और टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस 0, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है हीट करंट, T2 माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 4R, ये हो गया हीट करंट। R R R काटे, इन दोनों को कंपेयर करें, T1 निकालें 600 बाय 7, जो कि मैं कैलकुलेट अब दोबारा नहीं करके दिखाऊंगा। T2 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 400 बाय 7 आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, लोग बिल्कुल आराम से समझ पा रहे हैं, बिल्कुल मक्खन बातें हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, अभी जस्ट सीरीज पैरेलल की बात करूं, सीरीज पैरेलल पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये दिखाना चाहता हूं प्यारे बच्चों आपको। कभी कभी कैलकुलेशन रहेगी, तो कैलकुलेशन बेटा मैं मतलब डेफिनेटली मैं नहीं करने वाला हूं, कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे, है ना। 2 मॉडल्स ऑफ अ विंडो पेन आर मेड in one model. 2 identical glass panes of thickness 3 mm are separated with an air gap of 3 mm, ठीक है। तो बेटा पहले क्या है, ये एक मतलब 3 mm है, फिर ग्लास, फिर एयर गैप है, और फिर 3 mm। एक्चुअली अगर आप जाएंगे ना 5 स्टार होटल्स वगैरह में, तो वहां पर आप ये पाएंगे, विंडो में जो 2 ग्लास होती है, बीच में एयर गैप, क्योंकि ना एयर होती है बहुत लो कंडक्टिविटी वाली। देखो यहाँ पे कंडक्टिविटी दे भी रखी है, एयर की कितनी 6.2 × 10⁻⁻⁶, ग्लास की 10⁻⁻⁴, 1/100 टाइम्स में आ रही कंडक्टिविटी एयर की। तो अब मटेरियल तो वही यूज हो रहा है, ग्लास उतना ही यूज हो रहा है, बीच में एयर गैप आ गया जिसके पैसे भी नहीं है, तो बेटा क्या होगा, हीट उतनी ट्रांसफर नहीं होगी। अगर अंदर एसी लगा रखा है तो बेटा आपने हीट ट्रांसफर रेट को बाहर कम कर दिया, एसी का बिल कम आएगा, ये समझदारी है। और एक ही अगर आपने 6 mm की अगर मतलब कह रहे हैं ये लगा दिए 6 mm का एक, और 3 mm के 2 लगा दिए, तो बेटा इसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली कम है, और यहां पर एयर गैप है, इसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली ज्यादा है। एयर गैप भी 3 mm क्वेश्चन में कह रखा है, ठीक है। मैं 3 mm को L कह देता हूं, तो ये 2L हो गया। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, ये तो बेटा मैं 3 mm को L कह दे रहा हूं, तो 6 mm क्या हो जाएगा 2L, 6 mm क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2L। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है? आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूँ। बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरे से पूछा गया है 2 मॉडल्स ऑफ अ विंडो पेन्स आर मेड इन वन मॉडल, 2 आइडेंटिकल ग्लास पेन्स ऑफ थिकनेस 3 mm are separated with an air gap of 3 mm. This composite system is fixed in the window of a room. The other model consists of a single glass pane of thickness 6 mm. The temperature difference being the same as for the first model. Temperature difference तो वही maintain कर रहा होता, practically भी क्वेश्चन भी है ऐसा कह रहा है। The ratio of heat flow for the double pane to that in the single pane.
इसका हीट फ्लो इज टू इसका हीट फ्लो। बेटा इससे हीट फ्लो कमी हुआ डेल्टा टी अपॉन इसका रेजिस्टेंस R1, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस वही अपॉन इसका रेजिस्टेंस R2। तो आंसर क्या है R2/R1। R1 बड़ा है तो आंसर 1 से कम आएगा। तो 1 से कम, अरे यार सारे ऑप्शन ही 1 से कम है। अब R2/R1 कैसे निकालेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूं। रेजिस्टेंस R2 किसका है, पहले किसका था, ऊपर क्या आ रहा था, एक मिनट, रेशियो ऑफ हीट फ्लो फॉर द डबल पेन, अच्छा पहले डबल पेन वाली R1 वाली। तो R2 क्या है, इसका रेजिस्टेंस 1/K ग्लास, 1/K ग्लास है ना, 2L/A, और इसका R1 इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा 1/K ग्लास L/A प्लस 1/K ग्लास L/A इंटू 2 प्लस 1/K एयर L/A। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना बेटा। R2 किसका रेजिस्टेंस है, इस वाले केस का, तो 1/K ग्लास 2L, क्योंकि 3 mm को मैंने L का है, 2L/A, 1/K ग्लास L/A, लेकिन 1/K ग्लास L/A प्लस 1/K ग्लास L/A 2 बार आ जाएगा, प्लस 1/K एयर L/A। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये रही कैलकुलेशन आपके सामने, एक बार मैं मिटो देता हूं, और पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिए कैलकुलेशन, एनालाइज करिए। बच्चों ध्यान से ये कैलकुलेशंस को नोट कर लीजिए, है ना। ये कैलकुलेशंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल था, कॉन्सेप्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। कैलकुलेशंस आपके सामने हैं, ये आपके नोट्स में ज़रूर होनी चाहिए, इसीलिए प्रोजेक्ट करी जा रही है। थैंक यू बच्चा लोग, प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यही सीरीज पैरेलल पे। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव वाला, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का, आपके सामने क्वेश्चन बैंक का। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द फ्रेम इज मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एवरीवेयर। हर जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है। इफ अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट ए इज 60 जूल। अच्छा, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, हीट करेंट पार्ट ए में दे रखा है। एक बार मैं फोटो बना दूं, ये रही, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, और हीट फ्लो का रेट किससे क्या रखा है, ए से। ये ए ऊपर वाला पार्ट है, अच्छा बी नीचे वाला पार्ट है। कह रहे हैं इससे जो हीट फ्लो हो रही है वो 60 जूल पर सेकेंड हो रही है। कितनी हो रही है, 60 जूल पर सेकेंड। तो कह रहे हैं बताइए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल हीट टेकन आउट पर सेकेंड फ्रॉम द एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ये 50 पे है, तो यहां से जो टोटल हीट आ रही है ये पूछ रहा है, और ये है 0 पे। यहां से जो टोटल हीट आ रही है H, सॉरी इधर को नहीं, इधर को जाएगी, ये हायर टेम्परेचर पे, तो H हो जाएगा H1 प्लस H2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है A, या जो नीचे वाला पोर्शन है B, ये किस में पैरेलल है। और पैरेलल में बेटा अगर मान लो इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 है, इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 है, तो दोनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बराबर है। T1 माइनस T2 इस मतलब जो भी इसकी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, T1 माइनस T2 इसके लिए जो वैल्यू आएगी वही इसके लिए वैल्यू आएगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस फॉर A एंड B इज सेम, विच इज टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है HR। अभी बताया था टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है HR, ठीक है बेटा। पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, इस लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR। तो 60 इंटू 1/K L/A, और L कितना हो गया 60, 50 5 5 60 बाय 1/K L/A। H2R2, H2 और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/K, और इसकी लेंथ क्या 50। बेटा ये तो 50 है ना, खाली रेक्टेंगल है, 50/A, तो K A गया, K A गया, 0 गया, 0 गया, 5 12 जा 60, 12 6 जा 72, तो H2 क्या आ गया 72। कितना आ गया प्यारे बच्चों 72। तो इससे 72 रेट से एनर्जी निकल रही है, इससे 60, तो टोटल कितनी जाएगी 70 प्लस 62। टोटल जो थर्मल एनर्जी आ रही है यहां से H इक्वल टू H1 प्लस H2, किरचॉफ्स है ना जंक्शन लॉ, बेटा क्या आ रहा है H इक्वल टू H1 प्लस H2। तो हीट टोटल कितनी जा रही है 60 एक से और 72 एक से, तो टोटल कितना हो जाएगा 132 जूल पर सेकेंड। बोलो आया, बिल्कुल आया। फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा हूं इससे जा रही है थर्मल एनर्जी 60 जूल पर सेकेंड, तो अब टोटल बतानी यहां से कितनी आ रही है।
तो H इक्वल टू H1 प्लस H2 होगा। मैं कह रहा हूं अगर ये पॉइंट T1 टेम्परेचर पे T2, तो भले A सेक्शन ले लो या B सेक्शन, दोनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, है ना, और टेम्परेचर डिफरेंस होता है HR। तो H1 R1, R1 क्या हो जाएगा 1 बाय K 60 बाय, क्योंकि ये लेंथ टोटल 60 हो गई, 555 1 बाय K 60 बाय, ये हो गया H1 R1 और H2 R2। बेसिकली मैं H1 R1 और H2 R2 बराबर कर रहा हूं, और बेटा R जो होता है ना 1 बाय K L बाय A होता है, तो K और A तो सेम ही, 1 बाय K L बाय A में खाली L अलग अलग है। 1 बाय K L1 बाय A, 1 बाय K H2 इंटू 1 बाय K L2 बाय A। K A को काटो, H1 L1 और H2 L2 बराबर कर दो, H1 L1 इज इक्वल टू H2 L2। H1 क्या हो जाएगा बेटा 60 और L1 क्या हो जाएगा 60, H2 क्या हो जाएगा निकालना है, और L2 क्या हो जाएगा 50। तो 60 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 6 H2 इंटू 50। बेटा क्योंकि बेटा H1 R1 H2 R2 बराबर है, 1 बाय K L बाय A का K A कट गया, तो H1 L1 H2 L2 के बराबर आ गया। जो H1 R1 H2 R2 था, R is proportional to L, तो H1 L1 इक्वल टू H2 L2 आ गया। यहां से आप H2 निकाल लेंगे, H2 यहां से निकल के आ रहा है 0 0 गया, 5 1 जा 5 1 आया, 5 2 जा 12 और एक 0 कट गया था, 12 6 जा 72। तो 72 इसमें आ रही है एनर्जी, 60 इसमें जा रही, तो टोटल आ कितनी रही होगी 60 प्लस 72, दैट इज 132 जूल पर सेकेंड। आया, बिल्कुल आया। 100 0 बेटा 5 रॉड से ठीक है भाई, यहां का टेम्परेचर मेंटेन किया हमने 100, यहां का टेम्परेचर हमने मेंटेन किया 0, ठीक है, और ये लैग्ड है, कोई हीट सराउंडिंग हो नहीं, और 5वीं रॉड यहां पे, सॉरी बनाना भूल गया था। अब इसका कंडक्टिविटी बेटा सब MKS यूनिट में है ना, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड में। इसकी कंडक्टिविटी वाली रॉड की है K1 है 4, K2 है 2, यूनिट सबका MKS यूनिट है, तो इसलिए K4 है 1 और K3 है 2 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया। अच्छा, लेंथ सबकी 1 है, एरिया सबका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सारी रॉड्स की लेंथ 1 है और एरिया सबका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है भैया। कह रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सेटअप, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सेटअप। पहले क्या था बेटा, ये 5 रॉड का सिस्टम की बनता, बना देता हूं, सबकी लेंथ 1 मीटर थी, सबकी लेंथ 1 मीटर है, सबका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां का टेम्परेचर 100 है, यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लैग्ड है, खाली हीट ऐसे से फ्लो हो सकती है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 4 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी 2 है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 1 है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी से कोई फर्क पड़ता नहीं है। सबसे पहले पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसके बीच में, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले R1 निकाली, R1 क्या आएगा 1 बाय K L बाय A, लेंथ 1 है, एरिया 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर में, तो ये आ गया 2500। अब यहां पे K नीचे जो आना था बस वो हाफ हो गया, तो वैल्यू डबल हो जाएगी, R2 क्या हो जाएगा 5000 और वही R3 भी। R4 के लिए बस यही वैल्यू 1 होगी, दैट इज 4 टाइम्स हो गया, तो R4 हो जाएगा 10,000। आप सोचिए ना बेटा, बस 4 के बदले 1 आ गए, तो 4 टाइम्स हो गई ना वैल्यू 10,000। अब बेटा अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाइए।
डेफिनेटली बेटा 12th के बाद ये सब चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, क्योंकि 12th में तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। 2500, 5000, 5000, 10,000 और ये R। बेटा दिस अपॉन दिस हाफ, दिस अपॉन दिस हाफ, देयरफॉर इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। इनका समेशन क्या हो जाएगा 7500 रेजिस्टेंस, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा 5000, 10,000, 15,000। इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इन दोनों का 1/r। इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/7500 प्लस 1/15,000। कैसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 15,000। एलसीएम बाजी करिए 2 + 1 3 1/5000। तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू निकाल रहे थे, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 5000। पहला पार्ट खत्म हुआ। ठीक है भैया। दूसरा पार्ट अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट। टोटल अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, यहां का टेम्परेचर 100 है, यहां का 0। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये होता है हीट करंट, डेल्टा T बाय R इक्विवेलेंट, है ना। और बेटा 1/R इक्विवेलेंट को क्या कह सकता हूं डेल्टा T बाय R इक्विवेलेंट हो जाएगा डेल्टा T बाय R1। 1/R इक्विवेलेंट को 1/R1 प्लस 1/R2 लिख रहा हूं प्लस डेल्टा T बाय R2। ऐसा क्यों करके दिखाया, ताकि जो मैंने प्रूव किया था डेल्टा T बाय R इक्विवेलेंट को डेल्टा T बाय R1 प्लस डेल्टा T बाय R2 वो डायरेक्टली दिख गया, है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 5000। तो ये कितना आ गया 1/50 जूल पर सेकेंड, करेक्ट है। अब ऊपर वाले से हीट करंट, नीचे वाले से हीट करंट पूछे, वो कैसे बताएंगे। टेम्परेचर डिफरेंस 100 - 0, कैलकुलेट द हीट करंट फ्रॉम द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट। ठीक है, अपर सेक्शन एंड द लोअर सेक्शन। टेम्परेचर एट द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द फिफ्थ रॉड, वो तो बराबर होगा, दो पार्ट बचे। तो इसमें हीट करंट कितना होगा, टेम्परेचर डिफरेंस 100, तो इसमें मान लो है H1, और इसमें मान लो है H2। अब 100 - 0 H1 की वैल्यू लिखा हूं 100 - 0 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस 7500, तो 1/75 जूल पर सेकेंड। H2 की वैल्यू क्या आ रही है प्यारे बच्चों 100 - 0 अपॉन 15,000 खट 1/150 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब पूछा है तो ये भी कर लिया। अब यहां पर टेम्परेचर कितना है पांचवी रॉड के एंड्स पे, मतलब पांचवी रॉड का टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो 0 उसके क्रॉस, तो T - 0 भले ऊपर से लिख लो भले नीचे से लिख लो, भले H2 × 10,000 कर लो। पहले मैंने किया था 5000 × H1 R1 किया था, अब H2 R2 करके कर लेते हैं। 1/150 × 10,000 और ये 200/3 वही 66.666। हाँ यार आएगा तो सेम ही ना यार। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको करा दिया पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से क्लियर, है ना। मेरे को लगता नहीं कि इसके बाद और करने की जरूरत है, तो प्रोबेबली आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ बढ़ा जाए आगे। चलिए बच्चों ऐसा करते हैं नोडल पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मेरे को एक सिस्टम दे रखा है जिसमें 4 रॉड से बना के तो दे रखा है आइडेंटिकल 4 रॉड से 1 2 3 4 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहां का टेम्परेचर T1 मेंटेन कर रखा है, यहां का T2, यहां का T3 और इस पॉइंट का टेम्परेचर पूछे जंक्शन का टेम्परेचर ये वाले, और ये पूरा लैग्ड है, मतलब यहां से थर्मल एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहां का टेम्परेचर T बताना है। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये बता रहा हूं 4 आइडेंटिकल रॉड्स AB AC BD एंड EF, है ना। क्वेश्चन आपके सामने ही आप देख पा रहे होंगे। तो बेटा बस मेरे को जंक्शन का टेम्परेचर बताना है E का, यहाँ
तो बेटा अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका भी R है, इसका भी R है, इसका पूरे का R है तो आधे का R/2, तो R/2 प्लस R, ये सीरीज में हो गया 3R/2, तो एक हो गया 3R/2 रेजिस्टेंस, दूसरा हो गया R रेजिस्टेंस, ये तो R है, एक रॉड का तो R है, R प्लस R/2, ऊपर भी 3R/2 हो गया, और यहां पे है R, यहां का टेम्परेचर है T2, यहां का टेम्परेचर T3 और यहां का टेम्परेचर T1। बताना है जंक्शन का टेम्परेचर। तो बेटा क्या सीखा, T माइनस T1 बाय R1 प्लस T माइनस T2 बाय R2 प्लस T माइनस T3 बाय R3 इक्वल टू 0। T माइनस T1 बाय R1, यही सीखा ना बेटा अभी, प्लस T माइनस T2 बाय R2, वो क्या है R, प्लस T माइनस T3 बाय, सॉरी इक्वल टू करता जा रहा हूं, प्लस वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है भाई, क्या बात है भाई, ध्यान लगा भाई काम पे। T माइनस T3 बाय R3, R3 कितना है 3R/2, बहुत शानदार तरीके से इक्वल टू 0 होते हैं। अब R से मल्टीप्लाई कर दी, बहुत शानदार, तो क्या देगा ट्वाइस ऑफ T माइनस T1 बाय 3 प्लस T माइनस T2 प्लस ट्वाइस ऑफ T माइनस T3 बाय 3 इक्वल टू 0। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, खट खट और यहां, तो 2T 3T 5T 5T 2T 7T, यहां लिख दे रहा हूं 7T इक्वल टू 2T1 उधर ले जाइए, 3T2 उधर ले जाइए, 2T3 उधर ले जाइए, 2T1 प्लस 3T2 प्लस 2T3 और ये 7 को नीचे ले, तो T कितना आ जाएगा 2T1 3T2 प्लस 2T3 अपॉन 7। बोलो आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो नोडल का भी हमने आपको एक और क्वेश्चन करा दिया। क्या किया बेटा, 4 रॉड्स थी, चारों का रेजिस्टेंस बराबर था R R R R, तो आधी रॉड का R/2, तो R/2 प्लस R, ये हो गया 3R/2, R/2 प्लस R 3R/2, 3R/2 3R/2, टेम्परेचर T3 T3, टेम्परेचर T1 T1, R और टेम्परेचर T2, R और टेम्परेचर T2। अब क्या लगाना है, नोडल T माइनस T1 बाय R1 प्लस T माइनस T2 बाय R2 प्लस T माइनस T3 बाय R3 इक्वल टू 0, और T एक अननोन है, निकाल लेना। आई होप बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जितने मैंने क्वेश्चंस करा दिए प्यारे बच्चों, मतलब प्रैक्टिस के लिए मेरी तरफ से मोर देन सफिशिएंट हैं, थोड़ा आपको खुद से करने पड़ेंगे, है ना। आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मैंने पहले आपको जब लेक्चर लिया था तो जितने इलस्ट्रेशंस कराए थे, कुछ तो मैंने आपको करा ही दिए हैं, बाकी थोड़े आपको खुद कर लेने चाहिए। एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस शीट की स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने क्वेश्चन हैं कंडक्शन के, वो सॉल्व कर लेने चाहिए, और क्वेश्चन बैंक में से आप क्या कर सकते हैं बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व कर लीजिए, तो बेटा चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू बच्चा लोग, बाकी बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मुलाकात होती है आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर रेडिएशन के रिवीजन लेक्चर के साथ। थैंक यू।